सिलिकॉन्स के बारे में हमने शुरू किया हुआ था। हमने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुआ था काफ़ी अर्सा पहले की बात है, ठीक है। तो तब हमने जो है ना वो सिलिकॉन के को थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने डिस्कस की थी। उसके बाद फिर जो है ना वो आगे नेक्स्ट इसका है सिलिकॉन्स हैं और सिलिकेट्स हैं, दो हमारे टॉपिक हैं इस सेगमेंट में मजीद, ठीक है। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली सिलिकॉन्स एक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर एक मोनोमर पाया जाता हो, या यूं समझ लें ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन जो ना वो मोनोमर पाए जाते हैं। मोनोमर पता क्या होता है? कहते हैं मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। मोनोमर, ठीक है, मोनोमर, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, वन यूनिट, ठीक है। तो मोनोमर जो है ना वो बेसिकली एक बुनियादी इकाई होती है, उससे मिलके पॉलीमर बनता है। बहुत सारे मोनोमर मिलके एक पूरा कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो सिलिकॉन्स होते हैं ना, इनके अंदर जो मोनोमर है वो ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, या यूं समझ लें ये वाला जो है ये इनके अंदर मोनोमर के तौर पे मौजूद होता है। इनके अंदर ये चीज कॉमन है, एक ऑक्सीजन है, फिर एक सिलिकॉन है, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर एक सिलिकॉन है। इनके अंदर ये जो बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग वाला जो है ये मोनोमर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको हम सिलिकॉन्स कहते हैं। अच्छा, इसमें सिलिकॉन जो है ना वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम इसमें से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने होंगे दोनों तरफ, ठीक है। और बाकी जो 2 बॉन्ड है उनकी जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा या कोई भी अराइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है ना वो इसको कह सकते हैं कि ये जनाब ये ना हैं आपके पास सिलिकॉन्स हैं, ठीक है। तो ये बैकबोन होती है इनकी, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये सिंथेटिक हैं और पॉलीमर होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं, ठीक है। पॉलीमर का आपको मैंने बता दिया कि पॉलीमर जो है ना वो मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलके एक जो है वो पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे इस तरह के ग्रुप आपस में जुड़ते जाते हैं दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी एस आई, ठीक है, और ये ओ जुड़ता जाएगा, इधर से भी एस आई और इधर ओ जुड़ता जाएगा, साथ जाहिर है आर भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो जितनी लंबी ये चेन होती जाएगी उतनी ज्यादा जनाब ये बड़ा जो वो पॉलीमर होता जाएगा। लेकिन इसमें बुनियादी यूनिट जो है ना वो यही होता है, ठीक है। ये बार बार रिपीट होता है और एक पूरा पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। तो इस इन कंपाउंड्स को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। अब जो सिलिकॉन्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चर के एतबार से अपने जो है ना वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के एतबार से, बॉन्डिंग के एतबार से कह सकते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उनमें सबसे पहले हैं लीनियर सिलिकॉन। लीनियर का वर्ड जो है आपने ना, अगर आपको याद हो सेकंड ईयर में ना आपने पॉलीमर्स का एक चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पे अपने पॉलीमर्स की टाइप पढ़ी थी, लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, ब्रांच पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स वगैरह, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना पॉलीमर्स, इसी तरह ये भी पॉलीमर है तो इसकी भी वही इकसाम होती है। लीनियर सिलिकॉन्स वो होते हैं जिनमें सीधी सीधी ऐसे लिंकिंग हो जाती है, इधर सिलिकॉन जुड़ गया, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ही लाइन में बिल्कुल, ठीक है। ये तरतीब से जुड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन एक सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या 2 अराइल ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी 2 ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जुड़ के एक ही लाइन में एक पूरा पॉलीमर बना देते हैं। उनको हम कहते हैं लीनियर सिलिकॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये एक आगे इनका स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे, ये आगे इसकी फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं। तो लीनियर सिलिकॉन, ये एक लीनियर सिलिकॉन की एक एग्जांपल है नीचे। अच्छा, ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है नीचे, ये वाली, ये एक लीनियर सिलिकॉन है जिसमें 3 सिलिकॉन है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 मोनोमर यूं कह लें कि यहाँ पे इसके साथ इसके अंदर ये जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक पॉलीमर बना दिया है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह के इनकी तादाद में इजाफा होता रहेगा, इधर इधर से मजीद ग्रुप जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक लीनियर पॉलीमर है जिसमें एक ही लाइन में जो है ना वो सारे जुड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। ये जो बनने का प्रोसेस है ये सारे सिलिकॉन्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे लीनियर सिलिकॉन्स के लिए कि लीनियर सिलिकॉन्स पे। तो आप देखें इनकी जब बनाना हो हम इसको शुरू करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, SiO2 से इसकी फॉर्मेशन शुरू करते हैं, ठीक है।
ये इसको बनाते हैं हम SiO2 से, इसको सिलिका बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सिलिका बोलते हैं। तो सिलिका के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिलिका को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली अगर हमें प्रिपेयर करना हो या हमने नेचुरली भी उसको प्रिपेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं सिलिका को। अच्छा, उसके बाद ये जो सिलिका होता है इसको सबसे पहले हम इसकी रिडक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डेफिनेशंस होती हैं एक ऑक्सीजन के एतबार से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होती है। मतलब हमने इसमें से ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग लग रही है, अच्छा। इसमें से ऑक्सीजन को हमने रिमूव करना है। जब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ। कार्बन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसकी कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकती है, चारकोल हो सकता है, या जो है ना वो ग्रेफाइट हो सकता है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो कार्बन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस, बड़ा हाई टेम्परेचर पे हम इसको करवाते हैं। इस हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन अलहदा हो जाता है और जो ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एज ए साइड प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलिकॉन अलहदा हुआ है उसका हम अब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोमीथेन के साथ, मतलब मिथाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। और ये रिएक्शन कॉपर कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है, और इस रिएक्शन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, ये सिलिकॉन क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है, और बेसिकली एक सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और 2 क्लोरो। अब देखिए ना, सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, सिलिकॉन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। इन 4 बॉन्ड में से 2 जगह पे क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है, और 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। कोई सी भी 2, सारी पोजीशन एक जैसी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बन जाता है ना, इसको हम डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बोलते हैं। ये वाला डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन, 2 क्लोरीन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और इसको हम साइलेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन। इसका स्ट्रक्चर हम किसी तरह से भी बना सकते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ आपने 2 क्लोरीन लगाने हैं और 2 आपने लगाने हैं मिथाइल ग्रुप। ये आपके 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, ठीक है। एक इधर क्लोरीन लगा हुआ है, एक इधर क्लोरीन लगा हुआ है। सिलिकॉन सिलिका होता है ना, SiO2, ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, मुख्तलिफ फॉर्म से, इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर आपको याद लास्ट लेक्चर अगर आप सुनेंगे ना तो आपको वहां पे मिलेगा, हमने कहा था कि इसके ना डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, जिसमें क्वार्ट्ज होता है, ओपेल होता है, इस तरह की जो ना, वहां पे ये SiO2 उन सब का फार्मूला SiO2 ही होता है। ये सैंड में पाया जाता है और भी मुख्तलिफ जगह पे पाया जाता है, तो ये नेचुरली हमें मिल जाता है। सिलिका जिसको हम कहते हैं ना, सिलिकॉन है, Si एलिमेंट है सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिका जो है ना वो SiO2 है, ठीक है। ये इसमें से देखिएगा ना, समझ आया तो पूछ लीजिएगा। जी सर, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हम चले, हमने इसकी रिडक्शन की, रिडक्शन करके सिलिकॉन बना लिया, ठीक है। अब सिलिकॉन का हमने रिएक्शन करवाया है मिथाइल क्लोराइड के साथ, या क्लोरोमीथेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करवा के डाइमिथाइल डाइक्लोरो साइलेन बना लिया हमने एक कंपाउंड, ठीक है। ये डाइमिथाइल साइलेन है, मतलब इसमें मैंने बताया कि एक सिलिकॉन इसके 4 बॉन्ड बनते हैं, तो उनमें से 2 जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, जिसको मिथाइल ग्रुप हम कहते हैं, ठीक है। ये भी CH3 लगा हुआ है, इधर जो है ना वो क्लोरीन है, इधर भी क्या है, क्लोरीन है। ये डाइक्लोरो डाइमिथाइल डाइक्लोरो जो है ना वो साइलेन है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन। अच्छा, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बनाने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनने का हमने जो ना वो एक इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है उसका हैलोजन के साथ। ये हमने ना उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी है, बल्कि कार्बन के ग्रुप के सबकी ये प्रॉपर्टी है कि ये टेट्राहेलाइड बनाते हैं। ये शुरू वाले लेक्चर में था, पहले में या दूसरे में, ठीक है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है, अगर हम उसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो तब भी हमारे पास ये डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बन सकता है। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपको जो है ना वो अगर याद हो, लास्ट सेमेस्टर्स में आपने इसको पढ़ा था, नहीं आपके सिलेबस में था ये अल्काइल हैलाइड? हाँ सर जी, था जी। अच्छा, अल्काइल हैलाइड अगर आपने पढ़ा था तो इसमें अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और MgCl पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप देखें SiCl4 में सिलिकॉन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और कितना होगा, +4 होगा। ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है,
और 4 क्लोराइड पे -4 होगा। अब ये वाला जो +4 है इसके साथ ये नेगेटिव वाले मिथाइल ग्रुप जो है ना वो अटैच होते हैं, 2 अटैच होते हैं, ठीक है। और जो है ना वो 2 इसके साथ फिर नेगेटिव वाले क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, जो इसके साथ 4 पहले ही ऑलरेडी अटैच है, उनमें से 2 रिप्लेस हो जाते हैं, 2 वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन इस तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इस तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये 2 मेथड हैं डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस मेथड की समझ आई है, यहाँ तक क्लियर है? सर बस एक बार शॉर्ट सी समरी सी करके दोबारा बता दें, वो थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी अच्छा, तो मैंने मेरे ये नेट बताया कि की वजह से। डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बनाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है सिलिका की हम रिडक्शन करते हैं, सिलिकॉन बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव करके, फिर उस सिलिकॉन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोमीथेन के साथ, तो डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम लेते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और उसका रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो उसके नतीजे में भी क्या बन जाता है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बन जाता है। ये 2 मेथड हैं यहाँ तक पहुंचने के, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन हमने बनाया था, इसकी हम करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से मुराद होता है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, या यूं समझ लें एक ऐसा रिएक्शन होता है कि देखिए आपके पास ये जो बना हुआ था ना, मैं अगेन उसको मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है, ठीक है। CH3 ये आपके पास बना है डाइमिथाइल, ठीक है, और इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है, देखिए इसके अंदर ये वाला पास पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, वाटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक उसका, मैं इसका कलर डिफरेंट करता हूँ, जी आवाज कट रही है बच्चों, बताइएगा जरा। तो सर ठीक है, सर सही आ रही है। अच्छा, तो होता क्या है कि ये जो डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन है, इसमें मैं सिर्फ क्लोरीन को बना रहा हूँ, ये नीचे ग्रीन कलर में, ठीक है। एक इस तरफ क्लोराइड लगा हुआ है Cl, ठीक है, और एक इस तरफ लगा हुआ है Cl, ठीक है। इस दोनों Cl पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है। इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। वाटर के साथ क्या है, वाटर के 2 पार्ट हैं, एक H पॉजिटिव है या उस पे पार्शियल पॉजिटिव कह लें, ठीक है, और एक उसमें पार्शियल नेगेटिव क्या है, OH, या ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव कह लें, ये इसका पॉजिटिव ये उसका नेगेटिव। दूसरी तरफ ये वाटर का पॉजिटिव H पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाटर का OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, और इसका नेगेटिव और इस वाटर का पॉजिटिव दोनों यहाँ से उतर जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, एक नया बॉन्ड बन जाता है इस सिलिकॉन के साथ OH का, इधर से भी किसके साथ बन जाता है, OH का बन जाता है। ये दरमियान वाली चीजें जो है ना वो निकल जाती हैं। अच्छा, इसको ना ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन, ये यहाँ पे आपको ये हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप नजर आ रहा है, ये वाला, ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। क्लोरीन की जगह पे OH लग गया, ठीक है। तो सॉरी, ये सिंपल एक ना सब्स्टिट्यूशन हुई है, सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन हुई है, पहले क्लोराइड लगा हुआ था उसकी जगह पे अब OH आके लग गया। कंडेंसेशन इसको नहीं कहते, वो अगला स्टेप है, ठीक है। तो ये हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की और डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन की, और हमारे पास ये एक कंपाउंड आता है, इसको सिलिकोल कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिलिकोल, ठीक है। जैसे अल्कोहल होता है ना, ओल उसके एंड पे आता है, ठीक है, तो इसके एंड पे OL जो है ना वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि इसमें OH ग्रुप आ गया, सिलिकोल आ गया, सही है। तो अब ये जो सिलिकोल है, नेक्स्ट इसका कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होता है। होता क्या है कि एक ये था साइलोल, एक ये साइलोल था, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। एक का H रिमूव होता है, एक का OH रिमूव होता है, ठीक है। H और OH रिमूव होंगे, बाकी इधर O रह गया, तो इस O की मदद से ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये इनके दरमियान बॉन्ड बन गया, जैसा कि आपने उसमें ईस्टर में पढ़ा हुआ ना, स्टेरिफिकेशन में या ईस्टर बनने के प्रोसेस में। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। और कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वो छोटा मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इस तरह से मुख्तलिफ साइलोल, एक से ज्यादा साइलोल आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है। एक और साइलोल कंडेंस होगा अगर इस साइड पे, ठीक है, अगर इस साइड पे एक और साइलोल जो ना वो कंडेंस होगा तो एक तीसरा भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जितने साइलोल इधर, अगर एक चौथा आ जाता है फर्ज करें OH,
ठीक है, और इसके साथ सिलिकॉन है, ऊपर आर लगा हुआ है, तो एक और उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह बारी बारी इसकी कंडेंसेशन होती जाएगी और उसकी चेन की जो लेंथ है, जो उसकी चेन की लंबाई है, वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो एक सिलिकॉन बन जाता है। और सिलिकॉन की बेसिक प्रॉपर्टी हमने कहा कि उसमें ये वाली जो ग्रुप है ना रिपीट होते हैं। सिलिकॉन के दोनों तरफ ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो ना इसका रिपीट होना, इसको हम सिलिकॉन कहते हैं। और ये एक मेथड था जिसमें हमने सिलिकॉन को प्रिपेयर किया है। मेथड के स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है हमने डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बनाना होता है। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है ये वाला, दो मेथड है। पहला मेथड है हमने उसकी रिडक्शन की, सिलिका की रिडक्शन करके उसका क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लेके उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले स्टेप हमारा पूरा हो जाता है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन बन जाता है। दूसरे स्टेप में हम डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन की हाइड्रोलिसिस करवा के सिलिकोल बनाते हैं। और तीसरे स्टेप में दो सिलिकोल आपस में कंडेंस होके एक सिलिकॉन बना देते हैं। जितने ज्यादा कंडेंस होंगे उतनी चेन की लंबाई भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इनको हम बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन। और बेसिकली ज्यादातर सिलिकॉन के बनने का प्रोसेस यही है, मेथड यही है। सिर्फ ये है, डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरह से कंडेंस होते हैं। एक लीनियर वे में होते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग करते हैं, या साइक्लिक को आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास होते हैं साइक्लिक सिलिकॉन। ठीक है, साइक्लिक सिलिकॉन नाम से पता चल रहा है साइक्लिक, इनमें कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली ये भी होते तो वही हैं जैसे कि उसके जैसे थे, सिर्फ फर्क ये था कि उनमें वो एक लीनियर वे में आपस में कंडेंस हो रहे थे। इनमें इनके अंदर क्या होता है कि देखें, एक सिलिकॉन ये है, यहाँ पे भी पहला स्टेप वही होता है, पहला स्टेप भी वही है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन। ठीक है, या डाई अल्काइल कह लें, क्योंकि आर ग्रुप की जगह कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, कोई बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता है, पहला स्टेप वही है। दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है, बिल्कुल वैसे सिलिकॉन बनता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एच नहीं है, आर है, गलती से लिखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मुख्तलिफ सिलिकॉन है ना, देखें एक ये सिलिकॉन था नंबर 1, ठीक है, ये दूसरा सिलिकॉन था, ठीक है, और ये तीसरा सिलिकॉन। ये तीसरे जो तीन के तीन सिलिकॉन है ना, ये इस तरह से आपस में कंडेंस हो रहे हैं कि एक सिलिकॉन बैक वक्त दो दूसरे सिलिकॉन के साथ जो है ना वो होता है कंडेंस। और वो जो दोनों है वो आपस में भी कंडेंस हो रहे हैं। देखिए इसका इसके साथ कंडेंसेशन हुई, एच और एक का एच निकला, एक का ओ एच निकला। ठीक है, इधर दूसरी तरफ इसका एच और दूसरे का ओ एच निकला। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पे बन गया ये वाला। इसी तरह नीचे दोनों ने आपस में कंडेंस किया तो इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड बन गया, तो ये एक साइक्लिक सिलिकॉन बन गया। ठीक है, इसके एक एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, इसमें जो ना वो ऑक्टामिथाइल ग्रुप में, ऑक्टामिथाइल सिलिकॉन इसको हम बोल देते हैं, इसका एक नाम होता है। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लिक सिलिकॉन। तो कुछ ऐसे सिलिकॉन हमारे पास होते हैं, कैसे कहते हैं, तो जिनके अंदर ये साइक्लिक सिलिकॉन भी बनते हैं, ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक साइक्लिक सिलिकॉन बनाने में मुख्तलिफ जो है ना वो सिलिकॉन हिस्सा लेते हैं, 1 2 3 4 तक हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इसको बनाने के लिए 4 सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपस में कंडेंस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक साइक्लिक सिलिकॉन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, देखिए क्रॉस लिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें एक होता है लीनियर, लीनियर ये है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, एक ही लाइन में सीधा। ठीक है, मोनोमर रिपीट हो रहे हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। एक होता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक क्या होता है, जिसमें पैरेलल लेयर्स जो होती हैं वो आपस में ज्वाइन होती हैं, उसको हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, मसलन ये है, एक ये लेयर है, मुख्तलिफ डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी। ठीक है, इनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग होती है, मतलब ये यहाँ पे लेट्स सपोज जुड़ जाती है, ये वाली लेयर यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, फिर ये वाली इधर इससे जुड़ी हुई है और इधर जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये डिफरेंट लेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो लीनियर एक लेयर्स थी उनकी आपस में जुड़ना जो ना वो क्रॉस लिंकिंग कहलाता है। तो क्रॉस लिंकिंग सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं, क्रॉस लिंकिंग सिलिकॉन्स बनने की वजह ये होती है, ऐसे सिलिकॉन ऐसे जो कंपाउंड क्रॉस लिंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके अंदर आर ग्रुप कम से कम हो। कम से मुराद है नॉर्मली 2 होते हैं, अगर एक भी अल्काइल ग्रुप कम हो जाएगा
तो वो फिर क्रॉस लिंकिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए ना, आपने पहले जो यूज किया था वो डाई क्लोरोसाइलेन था, यहाँ पे ये ट्राई क्लोरोसाइलेन है। 1 2 3 क्लोरीन ग्रुप है। जब इसका हाइड्रोसिस करेंगे तो 3 OH ग्रुप लगेंगे। अब ये तीनों के तीनों OH ग्रुप जो है वो बॉन्डिंग में, कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट करेंगे और ये नीचे की तरफ करेगा। इसी तरह को यहाँ पे एक और कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसका ऊपर की तरफ OH होगा, ठीक है, तो ये इसके साथ कंडेंस कर लेगा, ठीक है, इधर से लेफ्ट राइट और ऊपर की जाने। तो इस तरह से इनके अंदर जो ना वो क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। अगर एक और काम कर दे तो फिर और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो सिलिकॉन हमारे पास बनते हैं उनको हम क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स बोलते हैं। और क्रॉस लिंकिंग, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो है, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग से मुराद उनके दरमियान आपस में कितने बॉन्ड बनते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि उनमें अल्काइल ग्रुप जितने कम होंगे, क्योंकि हर अल्काइल ग्रुप की जगह पे एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बननी है, तो इस वजह से उनकी क्रॉस लिंकिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इनको ज्यादा आमतौर पर ऑब्टेन किया जाता है हाइड्रोलिसिस से और फिर कंडेंसेशन से, किसकी, मोनो अल्काइल या मोनो अराइल सिलिकॉन क्लोराइड। जैसा कि ये एक कंपाउंड है, ये मोनो अल्काइल है, ठीक है, और इसमें 3 क्लोरीन है, 3 ही इसके अंदर OH आएंगे और तीनों के तीनों OH जो है वो पार्टिसिपेट करके क्रॉस लिंकिंग में अपना जो ना वो किरदार अदा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे पास सिलिकॉन थे। अब आ जाते हैं जी सिलिकॉन, ये जो हमने पढ़े हैं 3 तरह के सिलिकॉन या सिलिकॉन जनरल, उनका इस्तेमाल क्या है या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो होते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो लोड जो सिलिकॉन है, लोड सिलिकॉन की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब है जिनके अंदर मोनोमर्स की तादाद कम है, ठीक है ना। मोनोमर्स क्या है, मैंने कहा था मोनोमर एक यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो एक पॉलीमर बन जाता है। तो मोनोमर्स की तादाद जितनी कम होगी उतना वो, उसको हम कहेंगे ये लोड सिलिकॉन है। लोड सिलिकॉन होता है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ठीक है। ये ऑयली लिक्विड्स होते हैं, जबकि जो हायर सिलिकॉन है जिनके अंदर लंबी लंबी जो ना वो चेन्स हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है उनके अंदर सॉलिडिटी आती जाती है, सॉलिड होते जाते हैं, ठीक है, वैक्सीज बनती हैं, रबड़ी सॉलिड्स बन जाते हैं, मतलब नरम होते हैं, हार्ड नहीं होते ये, ठीक है। फिर ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इनकी स्टेबिलिटी की वजह ये है कि इनके अंदर ये जो बैकबोन पाई जाती है ना, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और सॉरी ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है ना सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बड़ा मजबूत बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। देखिए जो चीज जितना बॉन्ड मजबूत होगा ना वो चीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, और उतनी स्टेबल, जितनी कोई चीज ज्यादा स्टेबल होगी उतना उसका जो रिएक्शन है ना दूसरी चीजों के साथ वो कम होता जाएगा, वो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, वो बड़ी स्टेबल होगी। इनर्ट उसको हम बोलते हैं, जो चीजें रिएक्ट नहीं ना करती उनको हम इनर्ट बोलते हैं कि ये चीज केमिकली इनर्ट है। जैसा कि आपने फर्ज कर पढ़ा हुआ ना नोबल गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, वो जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती क्योंकि वो जो ना उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन गैस है, वो इनर्ट गैस है क्योंकि वो जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। वजह उसमें नाइट्रोजन के आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। तो बहरहाल बात हम कर रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इनके अंदर ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड पाया जाता है ये बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि ये हीट पे स्टेबल का मतलब है कि कई कुछ चीजें होती हैं कि उनको हीट करे तो रिएक्शन दे देती हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देता इतनी जल्दी, हीट करने पे भी नहीं देता। नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब हैजार्डस नहीं है। टॉक्सिसिटी का जो रेफरेंस ना वो हम ह्यूमंस के रेफरेंस से बात करते हैं कि इंसानों के लिए खतरनाक है या नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कि इनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर चेंज होने से। आमतौर पे आपको पता है कि विस्कोसिटी में बड़ा चेंज आ जाता है। कोई चीज है ना, मसलन मिसाल के तौर पर आपके पास कोई जेली है, फर्ज करें आप उस जेली को फ्रीजर में रख दें तो वो हार्ड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने पे वो हार्ड हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी जो होती है ना, जैसे फर्ज करें शहद है आपके पास, तो शहद जो ना उसकी एक विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मीन फ्लो के हवाले से उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना कि तेजी से फ्लो करता है, यानी पानी है ना, पानी बड़ा तेज फ्लो करता है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, गाढ़ा है, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा उतना फ्लो जो ना उसका कम हो जाएगा। तो शहद को अगर आप ठंडा करेंगे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, गर्म करेंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी विस्कोसिटी जो ना इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट से मुराद है ये एक ऐसा लुब्रिकेंट जो लो टेम्परेचर पे काम करे। देखें
लुब्रिकेंट का काम होता है रेजिस्टेंस को कम करना, या यूं कह रहे रगड़ को कम करना। मुख्तलिफ हम मशीन्स में यूज करते हैं इसको, टूल्स में यूज करते हैं। अब फर्ज करें आपने जो ना वो अंटार्कटिका में काम करना है, या आपने साइबेरिया में जो ना वो कोई मशीन लेके जानी है, और उस मशीन में आपने लुब्रिकेंट एक डाला हुआ है। अब साइबेरिया में -30 डिग्री -34 डिग्री पे अगर टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पे तो हर चीज जो है ना वो सॉलिड बन जाएगी, आम लुब्रिकेंट जो है। तो वहां पे वो आम लुब्रिकेंट काम ही नहीं करेगा, मशीन जो है ना वो जाम हो जाएगी। तो मशीनों को चलाने के लिए जरूरी है कि लुब्रिकेंट हो, तो लुब्रिकेंट ऐसा हो जो खुद सॉलिड ना हो लो टेम्परेचर पे। तो ये वो हम इनको एज ए लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कि सिलिकॉन ऑयल्स बड़े स्टेबल होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन इनके वेपर्स नहीं आसानी से बनते, जितना मर्जी गर्म करें ये इवेपोरेट नहीं होते, क्योंकि इनमें अगेन वही वजह है, इन सारी चीजों की वजह एक ही है कि इनका ये बॉन्ड बड़ा मजबूत है, सिलिकॉन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो बड़ा मजबूत है। तो ये बॉयल नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ना हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ, ऑयल बाथ क्या होता है भला, कोई बता सकता है मुझे? ऑयल बाथ क्या होता है? ऑयल बाथ किसी ने कभी यूज किया हो? जल्दी से दिमाग लड़ाएं। नो सर। ऑयल बाथ नहीं कभी देखा आपने? अच्छा, ऑयल बाथ का मतलब ये है कि ये जो हम समोसे पकोड़े तलते हैं वो ऑयल बाथ होता है, कि हम एक ऑयल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। उस ऑयल का सिर्फ एक किरदार होता है कि वो उस चीज को जो ना वो फ्राई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वो हीट को ट्रांसफर करता है, इसको हम ऑयल बाथ बोलते हैं। एक आपने लफ्ज सुना हुआ ना, सैंड बाथ। सैंड बाथ लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। सैंड बाथ क्या होता है कि एक ट्रे में हम रेत डालते हैं। सैंड बाथ हम यूज करते हैं जब ये नहीं बनाते, ये जो सिट्टा होता है जिसको छल्ली कहते हैं, छल्ली भूनते हैं जब, ठीक है। उसके जी लिए सर, जी जी। उसके लिए हाँ सैंड, जी। हाँ जी मुझे पता चल गया, हाँ जी। सैंड बाथ उसके लिए यूज करते हैं। और ऑयल बाथ यूज करते हैं जब हमने चीजें फ्राई करनी होती हैं, ठीक है, फ्रायर वगैरह में। तो उसके लिए हमारी, सर जी कढ़ाई। हाँ जी कढ़ाई भी, फ्रायर भी तो होता है ना वो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्रायर होता है उसकी। अच्छा, तो कढ़ाई भी होती है। खैर, तो ऑयल बाथ में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि देखिए हम उसको गर्म करें ऑयल को, तो ये ना हो कि वो उड़ जाए। मतलब हम बात करें हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे वो स्टेबल भी रहे, मतलब खराब भी ना हो, और उसकी इवेपोरेट भी कम से कम हो या ना हो, ठीक है। तो वहां पे यूज करते हैं उसको, सिलिकॉन ऑयल्स को, ठीक है, क्योंकि ये बड़े स्टेबल होते हैं। और इनको हाई वैक्यूम पंप्स में यूज करते हैं। हाई वैक्यूम पंप का भी अगेन यही मकसद होता है कि वहां पे किसी किस्म की कोई गैस ना हो, वेपर्स ना हो। तो इनको हम हाई वैक्यूम पंप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके वेपर नहीं बनते, ठीक है। दूसरी इनकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। वाटर रिपेलेंट मीन ये वेट नहीं होते, गीले नहीं होते, मतलब पानी की इनके साथ किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। पानी इनके ऊपर से वैसे ही गुजर जाता है, ये सूखे के सूखे रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं जो वाटर प्रूफ कोई भी जो मटेरियल है ना, उसके ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे फर्ज करें, तो ये वो मटेरियल गीला नहीं होगा। ये आजकल कुछ ऐसी स्प्रेज मिलती हैं कि आप अगर आप उसको किसी चीज पे कर लेते हैं, वो स्प्रे सा होता है, तो वो गीली नहीं होती, उसके ऊपर पानी गिर भी जाए मिसाल के तौर पर, तो वो पानी जो है वो उसको खराब नहीं करता, उसको गीला नहीं करता। एनी हाउ, तो ये इनका एक ये भी एप्लीकेशन है। आ जाते हैं जी के इंसुलेटर होते हैं बड़े अच्छे। ये इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से बचाने के लिए, या इलेक्ट्रिक जो ना वो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए चीज़ों को इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, मोटर में डाल यूज़ करते हैं इसको हम। ये दूसरी भी इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उनमें इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, ताकि करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके अलावा इनको लुब्रिकेंट के तौर पर एरोप्लेन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्रीज नहीं होते जल्दी। मतलब जो एरोप्लेन है उसने ऊपर जाना होता है बड़ी हाइट पे, और हाइट पे जो ना वो टेम्परेचर बड़ा लो होता है, तो उस टेम्परेचर पे जो ना ये ना हो कि जहाज जो है वो जाम हुए हों उसके पुरजे लुब्रिकेंट। तो इस वजह से उसको लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट के तौर पे हमने पहले भी बात की है, यूज करते हैं। और ये मेल्ट भी नहीं जल्दी होता, अगर ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाए तब भी मेल्ट नहीं होता, ठीक। तो इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा पेंट्स में यूज करते हैं इसको, वाटर वेदर रेजिस्टेंट पेंट जो होता है ना, धूप में या बारिश में खराब नहीं होता, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं उसकी स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए।